आज हम एक ऐसी बिजनेस बुक के कोर आइडियाज को समझने वाले हैं जिसने दुनिया भर की कंपनियों की सोच बदल दी, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली ये किताब सिर्फ एक और बिजनेस थियरी नहीं है, ये एक तरह का नक्शा है। ये हमें कंपटीशन की उस खून खराबे वाली, लड़ाई वाली दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, जिसे ये रेड ओशन कहती है। बिल्कुल। रेड ओशन मतलब लाल सागर। नाम में ही कितना ड्रामा है। ज्यादातर कंपनियां तो इसी रेड ओशन में तैर रही हैं, एक दूसरे की नकल कर रही हैं, कीमत पर लड़ रही हैं। और आखिर में सबका प्रॉफिट घट रहा है, ग्रोथ रुक जाती है। तो आज हमारा मिशन इन सोर्सेस के जरिए यही समझना है कि इस लाल सागर से निकलकर एक शांत, साफ नीले सागर, एक ब्लू ओशन में कैसे पहुंचा जाए। एक ऐसी मार्केट कैसे बनाई जाए जहां कोई कंपटीशन ही ना हो। ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है, बिना कंपटीशन के बिजनेस। लेकिन किताब कहती है कि कुछ कंपनियों ने ये कर दिखाया है। तो चलिए इसी को अनपैक करते हैं। पहला चैप्टर है क्रिएटिंग ब्लू ओशंस। और यहीं पर किताब की नींव रखी जाती है। रेड ओशन मतलब आज की सारी इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली जहां नियम तय हैं, बाउंड्रीज बनी हुई है और हर कोई मार्केट के एक बड़े टुकड़े के लिए लड़ रहा है। सोचिए, एक तालाब में बहुत सारी भूखी मछलियां। और ब्लू ओशन वो अनदेखा मार्केट स्पेस है जो अभी तक है ही नहीं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि आपने मार्केट खुद बनाया है। तो यहाँ आप डिमांड पकड़ते नहीं, आप डिमांड बनाते हैं। और इसका सबसे कमाल का उदाहरण है सर्क डू सोलाई। अरे वाह, सर्क डू सोलाई। मुझे याद है 80s और 90s में सर्कस का क्रेज खत्म हो रहा था। बच्चे वीडियो गेम्स की तरफ जा रहे थे। हाँ, और जानवरों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल। सर्कस इंडस्ट्री एक मरता हुआ रेड ओशन थी। रिंगलिंग ब्रदर्स जैसी बड़ी कंपनियां भी स्ट्रगल कर रही थी। तो सर्क डू सोलाई ने क्या किया? उन्होंने सर्कस को ठीक करने की कोशिश नहीं की। तो फिर उन्होंने सवाल ही बदल दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम दूसरे सर्कस से बेहतर कैसे बने। उन्होंने पूछा हम सर्कस और थिएटर को मिलाकर एक बिल्कुल नया अनुभव कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उन्होंने जानवरों को हटा दिया, जो सबसे महंगा हिस्सा था। स्टार परफॉर्मर्स को हटा दिया। मतलब वो सब कुछ हटा दिया जिससे हम सर्कस मानते थे। तो फिर बचा क्या? बचा एक नया जादू। उन्होंने थिएटर की तरह एक कहानी डाली, एक थीम, बेहतरीन म्यूजिक और डांस, सर्कस का रोमांच और थिएटर की नजाकत, दोनों को मिला दिया। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस को खींचा जो न कभी सर्कस जाती थी और जो थिएटर के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। प्रिसाइजली, उन्होंने कंपटीशन को इररिलेवेंट ही बना दिया। ये तो सोच बदलने वाली बात है। और इस सोच के पीछे जो कोर आइडिया है, किताब उसे वैल्यू इनोवेशन कहती है। ये क्या चीज है? वैल्यू इनोवेशन बेसिकली इस सोच को तोड़ता है कि अच्छी चीज महंगी ही मिलेगी या सस्ती चीज में मजा नहीं। ज्यादातर कंपनियां या तो डिफरेंशिएशन पे फोकस करती हैं, मतलब कुछ बेहतर बनाकर ज्यादा कीमत वसूलना। हाँ, या फिर लो कॉस्ट पर यानी सस्ता बेचकर काम चलाना। ब्लू ओशन कंपनियां कहती हैं नहीं, हम दोनों करेंगे। हम कस्टमर को कुछ बेहतरीन, बिल्कुल नया अनुभव भी देंगे और उसे बनाने का तरीका इतना स्मार्ट खोजेंगे कि हमारी लागत भी कम हो जाए। ये दोनों एक साथ करने की जिद ही असली गेम चेंजर है। डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट एक साथ। सर्के डू सोलेई का उदाहरण तो कमाल है, लेकिन हर कोई इतना क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्या इस किताब में कोई सिस्टमैटिक तरीका, कोई टूल भी बताया गया है? बिल्कुल, और यहीं पर इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 2 हमें कुछ बहुत ही पावरफुल एनालिटिकल टूल्स देता है, जिसमें सबसे पहला है द स्ट्रैटेजी कैनवस। स्ट्रैटेजी कैनवस, ये क्या होता है? इसे आप किसी भी इंडस्ट्री का एक्सरे समझ सकती हैं। ये एक सिंपल सा ग्राफ है। नीचे एक्स एक्सिस पर आप वो सारे फैक्टर्स लिखते हैं जिन पर इंडस्ट्री की सारी कंपनियां कॉम्पीट करती हैं, जैसे कीमत, क्वालिटी, सर्विस। ठीक है। और ऊपर वाई एक्सिस पर आप दिखाते हैं कि हर कंपनी इन फैक्टर्स पर कितना ऑफर कर रही है, कम या ज्यादा। जब आप पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक लाइन बनती है, इसे कहते हैं वैल्यू कर्व। और रेड ओशन में ज्यादातर कंपनियों की वैल्यू कर्व एक जैसी दिखती होगी। एग्जैक्टली। सब एक ही चीज पर पैसा लगा रहे होते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है अमेरिकन वाइन इंडस्ट्री। हाँ, बताइए। सालों तक अमेरिका में वाइन कंपनियां कुछ ही चीजों पर लड़ रही थीं। वाइन कितनी पुरानी है, उसकी भाषा कितनी मुश्किल है, वाइनयार्ड का नाम कितना बड़ा है। नतीजा ये हुआ कि आम अमेरिकी जो बियर या कॉकटेल पीता था, वो वाइन को देखकर ही डर जाता था। उसे लगता था ये मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। तभी एंट्री हुई एक ऑस्ट्रेलियन वाइन की, येलो टेल। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का एक्सरे लिया और देखा कि सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं। और उन्होंने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। उन्होंने पूछा,
वाइन को बियर जितना आसान, मजेदार और अप्रोचेबल कैसे बनाया जाए। और यहीं पर किताब का दूसरा पावरफुल टूल काम आता है, द 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। द 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, 4 काम। हाँ, यह आपकी वैल्यू कर्व को भीड़ से अलग करने का नुस्खा है। पहला एक्शन है एलिमिनेट, यानी वो सब कुछ हटा दो जिस पर इंडस्ट्री बेवजह पैसा लगा रही है लेकिन कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे येलो टेल ने वाइन की वो मुश्किल भाषा और सालों तक स्टोर करने वाली एजिंग क्वालिटी को ही खत्म कर दिया। एग्जैक्टली। दूसरा एक्शन है रिड्यूस, यानी उन चीजों को कम कर दो जो जरूरी तो है पर शायद उतनी नहीं जितनी कंपनियां सोचती हैं। तो येलो टेल ने वाइन की रेंज कम कर दी, बस एक रेड और एक व्हाइट। कंफ्यूजन खत्म। तीसरा एक्शन है रेज, यानी कुछ चीजों को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ऊपर उठाओ, जैसे उन्होंने रिटेल स्टोर की पार्टनरशिप को बहुत बढ़ाया। और चौथा और सबसे जरूरी एक्शन, क्रिएट। कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। येलो टेल ने 3 नई चीजें बनाई, पीने में आसानी, चुनने में आसानी और मजा और रोमांच। ये शब्द वाइन इंडस्ट्री में कोई इस्तेमाल ही नहीं करता था। बिल्कुल नहीं। और नतीजा, उन्होंने एक पूरी नई पीढ़ी को वाइन पीना सिखाया जो पहले वाइन से दूर भागती थी। कमाल है। तो अब हमें पता है कि रेड ओशन और ब्लू ओशन क्या है, और हमारे पास स्ट्रैटेजी कैनवस जैसा एक मैप भी है। लेकिन अब सवाल है कि इस मैप पर वो खजाना यानी ब्लू ओशन ढूंढने के लिए हम जाएं कहां? और इसी सवाल का जवाब अध्याय 3 देता है, द 6 पाथ्स फ्रेमवर्क के साथ। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि नए मार्केट स्पेस खोजने के 6 सिस्टमैटिक रास्ते हैं। तो पहला रास्ता कौन सा है? पाथ 1, लुक अक्रॉस ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज। अपनी इंडस्ट्री के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को मत देखो, ये देखो कि आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बजाय और क्या करते हैं। जैसे नेटजेट्स? हाँ, उन्होंने देखा कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो महंगी प्राइवेट जेट खरीदें या कमर्शियल फ्लाइट की भीड़ और झंझट में फंसें। तो नेटजेट्स ने बीच का रास्ता निकाला, प्राइवेट जेट की सुविधा कमर्शियल फ्लाइट की कीमत पर। प्रिसाइसली। दूसरा रास्ता है पाथ 2, लुक अक्रॉस स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स विद इन इंडस्ट्रीज। अपनी ही इंडस्ट्री में अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर काम कर रहे ग्रुप्स को देखो। जैसे कर्व्स, महिलाओं की फिटनेस कंपनी। हाँ, उन्होंने देखा कि या तो महंगे हेल्थ क्लब थे जहां पुरुष और महिलाएं दोनों होते थे, या फिर घर पर अकेले करने वाले सस्ते एक्सरसाइज प्रोग्राम थे। कर्व्स ने सिर्फ महिलाओं के लिए एक सस्ता, तेज और सपोर्टिव माहौल बनाया। तीसरा रास्ता क्या है? पाथ 3, लुक अक्रॉस द चेन ऑफ बायर्स। मतलब सिर्फ खरीदार पर फोकस मत करो, खरीदने वाला, इस्तेमाल करने वाला और प्रभावित करने वाला अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इंसुलिन इंडस्ट्री हमेशा डॉक्टर्स पे फोकस करती थी, मरीजों यानी यूजर्स पर ध्यान दिया और नोवो पेन बनाया। वो पेन जैसा डिवाइस जिससे इंसुलिन लेना बहुत आसान हो गया, मरीजों की जिंदगी बदल गई। पाथ 4, 5 और 6 भी जल्दी से समझाइए। पाथ 4, लुक अक्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट के साथ और क्या इस्तेमाल होता है? फिलिप्स ने देखा कि ब्रिटेन में लोग केतली से ज्यादा उसमें जमने वाले चूने से परेशान थे, तो उन्होंने बिल्ट इन फिल्टर वाली केतली बना दी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पाथ 5, लुक अक्रॉस फंक्शनल और इमोशनल अपील। अगर इंडस्ट्री इमोशनल है तो उसे फंक्शनल बनाओ। जापान में हेयर कट एक लंबा इमोशनल अनुभव था, क्यूवी हाउस ने उसे 10 मिनट का सुपर फंक्शनल सस्ता काम बना दिया। और आखिरी पाथ 6, लुक अक्रॉस टाइम। आने वाले ट्रेंड्स को देखो। जब पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री पायरेसी से लड़ रही थी, एप्पल ने आईट्यून्स के साथ डिजिटल डाउनलोडिंग के ट्रेंड को अपनाया और 99 सेंट्स में लीगल गाने बेचकर एक नया ब्लू ओशन बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास आइडियाज खोजने के रास्ते भी आ गए। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में एक प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में नंबर्स और स्प्रेडशीट्स में इतना खो जाती हैं कि बड़ी तस्वीर दिखती ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसीलिए अध्याय 4 कहता है, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। और इसका समाधान है विजुअलाइजिंग स्ट्रैटेजी के 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? विजुअल अवेकनिंग। अपनी टीम से अपनी कंपनी का मौजूदा स्ट्रैटेजी कैनवस बनवाओ। जब वो खुद देखेंगे कि उनकी कंपनी की वैल्यू कर्व उनके कॉम्पिटिटर्स से कितनी मिलती जुलती है, तो उन्हें पहली बार एहसास होगा कि अरे, हम तो कुछ अलग कर ही नहीं रहे। ये तो कड़वी सच्चाई से सामना कराने जैसा है। बिल्कुल। दूसरा स्टेप, विजुअल एक्सप्लोरेशन। अब टीम को फील्ड में भेजो, उनसे कहो कि 6 पाथ्स को एक्सप्लोर करें। कस्टमर से बात करें, नॉन कस्टमर से बात करें, देखें कि लोगों को असल में क्या चाहिए। हाँ। तीसरा स्टेप, विजुअल स्ट्रैटेजी फेयर। फील्ड से मिले आइडियाज के आधार पर टीम कुछ नई भविष्य की स्ट्रैटेजी कैनवसेस बनाएगी।
फिर इन तस्वीरों को कंपनी के दूसरे लोगों, कस्टमर्स के सामने पेश किया जाता है और वोटिंग होती है। और चौथा स्टेप, विजुअल कम्युनिकेशन। हाँ, जो फाइनल स्ट्रैटेजी चुनी गई उसे एक पेज की पहले और बाद की तस्वीर में बदल दो। इतनी सिंपल कि हर कोई उसे समझ सके। सबको एक लाइन में समझ आ जाता है कि कंपनी को कहाँ जाना है। ठीक है, अब हमारे पास एक बड़ी क्लियर तस्वीर है, लेकिन हम ये नया प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे किसे? अध्याय 5 कहता है रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड। एग्जैक्टली। रेड ओशन में कंपनियां मौजूदा कस्टमर्स को छीनने के लिए लड़ती हैं। ब्लू ओशन बनाने के लिए आपको नॉन कस्टमर्स पर फोकस करना होगा। किताब इन्हें 3 टियर में बांटती है। फर्स्ट टियर के नॉन कस्टमर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो आपकी इंडस्ट्री का इस्तेमाल मजबूरी में बहुत कम करते हैं और बेहतर ऑप्शन मिलते ही भाग जाएंगे। जैसे प्रीट एंड मैनेजर ने उन कामकाजी लोगों को टारगेट किया जिनके पास लंच के लिए रेस्टोरेंट में बैठने का टाइम नहीं था। बिल्कुल, प्रीट ने उन्हें रेस्टोरेंट क्वालिटी सैंडविच फास्ट फूड की स्पीड पर दिया। और सेकंड टियर? ये वो लोग हैं जो आपकी इंडस्ट्री को जानबूझकर रिफ्यूज करते हैं। वो आपके ऑफर को देखते हैं और कहते हैं नेवर। जैसे जेसी डेको, एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग कंपनी। उन्होंने देखा कि बहुत सी कंपनियां होर्डिंग पर विज्ञापन नहीं देती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शहरों को मुफ्त में बस शेल्टर जैसे स्ट्रीट फर्नीचर दिए और बदले में उन पर विज्ञापन दिखाने का अधिकार ले लिया। अब विज्ञापन उन जगहों पर थे जहां लोग इंतजार करते थे और वो ज्यादा सरदार हो गए। और थर्ड टियर? ये तो वो लोग होंगे जिनके बारे में इंडस्ट्री ने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल, अनएक्सप्लोर्ड नॉन कस्टमर्स। जैसे अमेरिकी सेना का जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम। वायुसेना, नौसेना और मरीन तीनों को अलग अलग तरह के फाइटर जेट चाहिए थे। ये तो बहुत महंगा पड़ रहा होगा। हाँ, तो जेएसएफ प्रोग्राम ने उनकी अलग अलग जरूरतों में कॉमन चीजों पर फोकस किया और एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जो तीनों की 80% जरूरतें पूरी करता था। इससे लागत में अरबों डॉलर की बचत हुई। ठीक है, तो हमारे पास एक कमाल का आइडिया है और हमें ये भी पता है कि हमारे नॉन कस्टमर्स कौन है, लेकिन एक ब्रिलियंट आइडिया और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बहुत फर्क होता है। यहीं पर अध्याय 6 गेट द स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस राइट काम आता है। किताब कहती है कि एक सफल ब्लू ओशन आइडिया बनाने के लिए एक सही क्रम फॉलो करना जरूरी है। यूटिलिटी, प्राइस, कॉस्ट, एडॉप्शन। ये एक तरह का एसिड टेस्ट है। बिल्कुल। पहला कदम, बायर यूटिलिटी। क्या आपका प्रोडक्ट कस्टमर की जिंदगी की किसी बड़ी मुश्किल को सच में आसान बनाता है? जैसे फोर्ड मॉडल टी, उसने कार को अमीरों के खिलौने से एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट बना दिया। दूसरा कदम है प्राइस। ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट बनाकर फिर कीमत तय करती हैं। ब्लू ओशन कहता है नहीं, पहले वो कीमत तय करो जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग खुशी खुशी दे सकें। फोर्ड ने मॉडल टी की कीमत दूसरी कारों को देखकर नहीं बल्कि घोड़ा गाड़ी को देखकर तय की। तो आप कीमत पहले तय करते हैं, लागत से भी पहले। हाँ, और यहीं तीसरा कदम आता है, कॉस्ट। अब जब आपने अपनी स्ट्रैटेजिक प्राइस तय कर ली है तो आपको उस कीमत पर प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी लागत का टारगेट सेट करना होगा। टारगेट कॉस्टिंग। हाँ, स्वॉच ने यही किया था। उन्होंने $40 की घड़ी बनाने का सपना देखा और फिर उस कीमत पर प्रॉफिट बनाने के लिए घड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस ही बदल दिया। और चौथा कदम, एडॉप्शन। मतलब लोग आपके आइडिया को अपनाएंगे भी या नहीं? आपके कर्मचारी, आपके पार्टनर्स। बिल्कुल। इन बाधाओं के बारे में पहले से सोचना और उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। अगर आपका आइडिया इन चारों टेस्ट में पास नहीं होता तो वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है लेकिन एक अच्छा बिजनेस नहीं बनेगा। अब स्ट्रैटेजी बन गई, बिजनेस मॉडल भी चेक हो गया, लेकिन सबसे मुश्किल काम तो अब है एग्जीक्यूशन। बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी स्ट्रैटेजीज फाइलों में ही दम तोड़ देती हैं। एकदम सच। इसीलिए अध्याय 7 ओवरकम की ऑर्गेनाइजेशनल हर्डल्स शायद किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। इसका सीक्रेट है टिपिंग पॉइंट लीडरशिप। टिपिंग पॉइंट लीडरशिप, ये क्या है? इसका मतलब है कि बदलाव लाने के लिए पूरी संस्था को एक साथ बदलने की कोशिश मत करो, ये नामुमकिन है। इसके बजाय उन कुछ खास लोगों, कामों और एक्टिविटीज पे फोकस करो जिनका असर बहुत ज्यादा होता है। किताब 4 बाधाओं की बात करती है। पहली है कॉग्निटिव हर्डल, मतलब वो अरे सब ठीक तो चल रहा है वाली फीलिंग। हाँ, इसका समाधान, उन्हें प्रेजेंटेशन मत दिखाओ, उन्हें कड़वी सच्चाई का सामना कराओ। जैसे NYPD के कमिश्नर बिल ब्रैटन ने अपने टॉप अधिकारियों को न्यूयॉर्क की सबसे खतरनाक सबवे में सफर कराया ताकि वो खुद देखें कि हालात कितने खराब हैं। दूसरा, रिसोर्स हर्डल, हमारे पास बजट नहीं है। इसका समाधान है संसाधनों को हॉटस्पॉट्स पर लगाओ, यानी वो जगहें जहां थोड़े से रिसोर्स भी बड़ा असर डालेंगे, और कोल्ड स्पॉट से संसाधन हटाओ जहां पैसा बर्बाद हो रहा है। तीसरी बाधा, मोटिवेशनल हर्डल,
लोगों को मोटिवेट कैसे करें? पूरी फोर्स को नहीं, सिर्फ किंगपिन्स पर फोकस करो। संगठन के सबसे प्रभावशाली लोग और फिशबॉल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करो, मतलब उनके काम और नतीजों को सबके सामने ट्रांसपेरेंट बना दो। और चौथी और सबसे मुश्किल बाधा, पॉलिटिकल हर्डल, यानी संगठन के अंदर की पॉलिटिक्स। इससे निपटने के लिए अपने एंजल्स को पहचानो, यानी वो लोग जिन्हें बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा होगा, और उनके साथ गठबंधन बनाओ। और अपनी टीम में एक कॉन्सिग्लियरे रखो, एक ऐसा सम्मानित इनसाइडर जो राजनीतिक दांव पे जानता हो। और अब हम आते हैं आखिरी अध्याय पर, अध्याय 8, बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रेटजी। ये कहता है कि एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी के बाद नहीं, बल्कि उसके साथ साथ चलना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है फेयर प्रोसेस। मतलब लोग फैसले के नतीजे से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि फैसला लेने का तरीका निष्पक्ष था या नहीं। फेयर प्रोसेस, इसके 3 ई सिद्धांत है, राइट? हाँ, पहला एंगेजमेंट, जिन लोगों पर फैसले का असर पड़ेगा उन्हें प्रोसेस में शामिल करो। दूसरा एक्सप्लेनेशन, सबको साफ साफ समझाओ कि फाइनल फैसला क्यों लिया गया। और तीसरा एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी, सबको बताओ कि नए नियम क्या हैं और उनसे क्या उम्मीद की जाती है। एग्जैक्टली। जब लोग महसूस करते हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी, तो वे अंतिम निर्णय से सहमत ना होने पर भी उसका दिल से समर्थन करने को तैयार रहते हैं। आप शुरुआत से ही अपनी टीम का भरोसा और कमिटमेंट जीत लेते हैं। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक अच्छा आइडिया सोचने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल, सही टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केट की नई सीमाओं को खोजना, नॉन कस्टमर्स तक पहुंचना, एक मजबूत बिजनेस मॉडल बनाना। एब्सोल्युटली, ये सिर्फ सपना नहीं दिखाता, बल्कि वहां तक पहुंचने का पूरा रोड मैप देता है। ये बताता है कि कंपटीशन में लड़कर जीतने से बेहतर है कंपटीशन को ही खत्म कर दिया जाए। आज के इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, आपकी इंडस्ट्री का सर्कस क्या है? यानी वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हर कोई सच मानकर चलता है, जिन पर सालों से पैसा और मेहनत खर्च की जा रही है, लेकिन जो शायद आज के कस्टमर के लिए उतनी मायने नहीं रखती। और आप अपना सर्क डू सोलेल बनाने के लिए उन चीजों को कैसे बदल सकते हैं?